हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का अक्षर ज्ञान यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पिछले पाठ को यानी जो संस्कृत चैप्टर का पहला लेसन था मंगलम, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें हम लोग एग्ज़ाम के अलावा अपने जीवन में भी उसका उपयोग बहुत ही है। सत्य के बारे में जानने की हम लोग कोशिश किए थे, जो हमारा मंगलम पाठ था। आज फिर हम शुरू करने वाले हैं उसका अगला लेसन, ट्यूसम द्वितीय भागा कक्षा 10 का अगला चैप्टर आएगा, जो हम लोग करने वाले हैं पाटलिपुत्र वैभवम। तो पाटलिपुत्र हम लोग पदात्मक पाठ मंगलम पढ़ चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं कथात्मक पाठ का, कथात्मक नहीं, ये आ जाएगा आपका निबंधात्मक पाठ का, जिसमें पहला है पाटलिपुत्र वैभवम और हमारे विषय सूची में ये आता है सेकेंड नंबर पे पाटलिपुत्र वैभवम, जो एक निबंध है। तो आज हम इसकी व्याख्या करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पाठ परिचय की ओर। चलिए, आता है हमारे सामने संस्कृत का दूसरा लेसन, जो वर्ग दशम का है। पुस्तक का नाम है प्यूसम। हम बार बार इसलिए याद दिलाते हैं कि पुस्तक का नाम याद होना चाहिए कि संस्कृत के किताब का क्या नाम है, प्यूसम। द्वितीय भागा, जिसका द्वितीय पाठ हम लोग पढ़ने वाले हैं पाटलिपुत्र वैभवम। क्या पढ़ने वाले हैं? पाटलिपुत्र वैभवम। हम पॉइंटर ले लेते हैं। हाँ चलिए, पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पटना के वैभव के बारे में पढ़ेंगे। इसका परिचय है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बिहार की राजधानी पटना, सबको जानते हैं, और पटना आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही अपना महत्वपूर्ण स्थान रखे हुआ है। और पटना शहर जो है वो बहुत सारे शहर से प्राचीन शहर है। दिल्ली से भी पहले पटना शहर हुआ करता था। इसमें ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी वर्णन किया गया है। ठीक ना? तो हम लोग चलते हैं आगे, शुरू करते हैं कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। यानी बिहार राज्य की राजधानी पटना नगर है, जो सभी कालों में अपना महत्वपूर्ण स्थान धारण किए हुए है, या उसका महत्वपूर्ण स्थान है। अस्य इतिहास से, इसका जो इतिहास है वो सार्ध सहस्त्र 2 वर्ष परिमिता, यानी सार्ध मतलब आधा, सहस्त्र मतलब हजार, 2 मतलब 2, यानी इसका इतिहास, पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष यानी 2500 यानी 2500 वर्ष पुराना है। अत्र यह जो पटना है, यह धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और उद्योग क्षेत्र में भी क्या है, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यही है आपका कि बिहार की राजधानी पटना जो शहर सभी समयों में प्राचीन कालों से क्या रहा है, महत्वशाली रहा है, और इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ये जो 2500 वर्ष दिया गया है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो इसका जवाब हो जाएगा 2500 वर्ष। और यह जो पटना है वो धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक ना? अब चलते हैं, यहाँ कह रहा है कि विदेशी का यात्री न, यानी विदेश के यात्री, जिसमें मेगास्थनीज भी थे, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग प्रभृत्या पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। यानी कह रहा है कि विदेश यात्री यानी विदेशों के यात्री भी यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, भ्रमण करने के लिए भी आए थे, जिसमें मेगास्थनीज जो यूनान का था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, फाहियान जो चीन का था, वेनसांग वो भी चीन का था, और इत्सिंग ये भी चीन के थे, जो पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किए। और इसी के बारे में हम इस पाठ में पाठेस्मिना पाटलिपुत्र वैभवस्य, पटना के वैभव के बारे में सामान्य परिचय करने वाले हैं। तो यही कह रहा है कि प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना जो गंगा नदी के किनारे बसा है, विचित्र महानगर है, अद्भुत महानगर है। इसके विषय में ये तो अगला स्लाइड का आ गया, इसका हम बता दिए परिचय। अब आगे बात आती है
प्राचीनेषु भारतीयेषु, प्राचीन भारतीय में क्या कर रहा है कि प्राचीन भारतीय नगरेश अन्यतम, यानी नगरों में पाटलिपुत्रनुगंगम वसुद्विचित्र महानगरम बभूव। तदूसरे दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनिम ताख्य काव्य कथयति, यानी कह रहा है जो प्राचीन नगर यानी मतलब प्राचीन भारतीय नगरों में सबसे अग्रणी यानी सबसे पहले पटना नगर जो गंगा के किनारे बसा हुआ है एक विचित्र महानगर है। क्या है? गंगा नदी के किनारे बसा एक विचित्र महानगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक जो कवि थे जो कुटनिम ताख्य काव्य में कहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि पटना जो गंगा नदी के किनारे है वो प्राचीन भारतीय नगरों में बहुत पहले स्थान रखता है। मतलब जिस समय बड़े बड़े शहर भी नहीं, जो अभी बड़े बड़े शहर बने हुए हैं उससे भी पहले पटना बना हुआ था। और कह रहा है कि इस विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि यानी दामोदर गुप्त ने एक काव्य जिसका नाम है कुटनिम ताख्य काव्य, यानी कुटनिम ताख्य काव्य के रचनाकार दामोदर गुप्त है, ने पटना के बारे में कहा है कि आगे देखते हैं क्या कहा है कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृह महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। यानी कह रहा है कि अस्ति है, क्या है? महितल तिलकम, मतलब कह रहा है कि ये पटना जो नगर है ये पृथ्वी पर तिलक के समान है। ये क्या है? तिलक के समान है। और ये महानगर सरस्वती का कुलगृह स्थान है। मतलब कहने का मतलब है कि पूरे विश्व में यानी ये जो स्थान पटना है ये पूरे पृथ्वी पर एक तिलक के समान है। जो क्या है? ये स्वर्ग से भी बहुत मतलब स्वर्ग के जैसा स्थान रखता है, यानी स्वर्ग के समान पटना नगर को बताया गया है। इसलिए बताया गया है क्योंकि प्राचीन काल में सबसे पहले विश्वविद्यालय जो बने थे वो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के पटना जिला में ही था। आगे कह रहा है कि यही इसी में इसका मतलब हो गया पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से क्या है? अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। मतलब स्वर्ग से भी अधिक स्थान दिया गया है पटना नगर को। और इसमें सरस्वती का कुलगृह स्थान इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ अनेक ऋषि मुनि ने शिक्षा पाई और पूरे विश्व में अपना परचम लहराया और ख्याति पाई। इसलिए कहा गया है सरस्वती का कुलगृह स्थान पटना को कहा गया है। ठीक ना? आगे बात आती है कि कह रहा है कि इतिहास से सूर्यते, कह रहा है कि इतिहास से सूर्यते यानी इतिहास से हमें जानकारी मिलती है या हम सुनते हैं यत गंगाया स्तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसित, यानी यह जो पटना नगर है गंगा नदी के किनारे जो ये नगर है ये बुद्ध के समय में पाटलीग्राम हुआ करता था, यानी इसी का नाम पाटलीग्राम था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागत, यहाँ भगवान बुद्ध क्या किए? भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर स्थित पाटलीग्राम नामक स्थित था और भगवान बुद्ध यहाँ कई बार आए थे, यानी पटना भ्रमण करने बहुत बार आए थे। और कह रहा है कि तेन कथित मासित यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति, यानी कह रहा है कि उनके द्वारा कहा गया यानी भगवान बुद्ध के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि यह जो गांव है यह गांव महानगर होगा, लेकिन यहाँ कलह मतलब लड़ाई झगड़ा, अग्निदाहस्य आग लगी, जलपुरस्य यानी बाढ़, इस सब से क्या रहेगा? हमेशा यह पटना घिरा रहेगा। मतलब हमेशा इस महानगर में ये सब घटना होती रहेगी। ठीक ना? और जो भगवान बुद्ध भविष्यवाणी कर गए वो भविष्यवाणी आज भी देखने को मिलता है कि जब भी नदी में पानी आता है तो पटना शहर में घुस जाता है और वहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक ना? आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि कालांतरेण समय बीतता गया, यानी समय कुछ समय बाद पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित,
यानी समय बीतने के बाद पाटलीग्राम जो बुद्ध के समय में था वो धीरे धीरे पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सिद्धिति, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो नगर की शोभा व्यवस्था थी और रक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ही अति उत्कृष्ट थी, बहुत अच्छी थी। और इसका वर्णन हमें मिलता है यूनान के राजदूत जो मेगास्थनीज है स्वयं स्मरणेषु निरूपयते, यानी वो अपने स्मरण ग्रंथ में क्या किए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का जो पटना था उसका वर्णन किए हैं। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही अति उत्कृष्ट थी। इसका वर्णन हमें यूनान के राजदूत मेगास्थनीज के ग्रंथ से मिलता है। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सुतराम समृद्ध, और इस नगर की वैभवता प्रियदर्शी अशोक के समय में और भी अच्छी हो गई थी, ठीक ना। यानी यही कह रहा है कि बाद में पाटलीग्राम पाटलिपुत्र नाम के रूप में प्रसिद्ध हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, जिसका वर्णन कौन किए हैं, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने किए हैं अपनी आत्मकथा में। यानी मेगास्थनीज कहाँ का था, यूनान का था। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक हो गई थी, ठीक ना। अब आगे बात आती है, कह रहा है कि बहुकालम बहुत समय तक पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत, यानी बहुत समय तक पटना नगर में प्राचीन मतलब पहले के समय में क्या था, सरस्वती परंपरा चली थी। और इति राजशेखरा स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति, यानी ये जो सरस्वती परंपरा चली इसकी जानकारी हमें राजशेखर के काव्य मीमांसा से मिलती है, ठीक ना। इससे मिलती है, यानी बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही, जिसकी जानकारी हमें मिलती है राजशेखर के काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में। इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है, ठीक ना। अब कह रहा है कि अब यहाँ पे जो सरस्वती परंपरा चली शिक्षा परंपरा, इसमें क्या क्या हुआ कि अत्रोपवर्ष वर्षावि पाणिनि पिंगल व्याधि वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मुपंजगमु, यानी कह रहा है कि यहाँ वर्ष ऋषि का नाम है, उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याधि वररुचि पतंजलि इत्यादि लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान का विस्तार करके क्या किया, उन लोगों ने ख्याति पाई। ख्याति मतलब वे लोग फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए, ठीक ना। अब बात आती है आगे कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नातांतरम पुष्पपुर कुसुमपुर व प्राप्यते, यानी कह रहा है कि कहीं कहीं प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में हमें क्या देखने को मिलता है, ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। इससे यह मालूम चलता है कि नगर के समीप क्या था, बहुत अधिक मात्रा में फूलों की खेती हुआ करती थी। यानी पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ फूलों की खेती अधिक मात्रा में हुआ करती थी। इसके इसलिए कह रहा है कि पाटलिपुत्र मिति शब्दो अपि पाटल पुष्पा नाम पुत्तलिका रचना माश्रित्य प्रचलित शरत काले नगरेस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। यानी कह रहा है कि पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम को आश्रय लेकर रखा गया। कहने का मतलब है जो पाटलिपुत्र नाम है यह शब्द लिया गया है पाटल से, और पाटल मतलब होता है गुलाब, पाटल में गुलाब, यानी क्या कहते हैं गुलाब के फूलों के नाम को लेकर क्या कहते हैं, इसका नाम पाटलिपुत्र भी रखा गया। और ऐसा देखा गया है कि क्या कहते हैं कि पुत्तलिका रचना में वर्णित है, हो गया। अब आगे बात आती है कि इस नगर में एक गुप्त वंश के शासन काल में शरद यानी ठंडी के मौसम में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव बहुत ही प्रचलित था, मनाया जाता था। इस अवसर पे लोग अति प्रसन्न रहते थे। और कौमुदी महोत्सव में होता था कि जब फूलों की खेती पूरी हो जाती थी तो वहाँ पे फूलों को
एक जगह लाके सब अपने अपने फूल को क्या करते, दिखाते, और राजा उससे प्रसन्न होते तो उस किसान को क्या करते, वो उपहार के तौर पे बहुत कुछ देते, ठीक ना। यानी वही होता था कौमुदी महोत्सव में। और कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था गुप्त वंश के शासनकाल में, और मौसम होता था शरद ऋतु। किस ऋतु में? शरद ऋतु में। और इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब कि अभी के समय में जो हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, उस समय का कौमुदी महोत्सव होता था, जो किस वंश के शासनकाल में होता था? गुप्त वंश के शासनकाल में मनाते थे, कौमुदी महोत्सव। आगे बात आती है कि काल चक्र वसाद, समय बीतता गया। यद्यपि मध्य काले, अब समय बीतते बीतते मध्य काल में पहुंच गया। पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमित जीर्णताम्ब बभूत तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस दिशु लभ्यते। समय बीतता गया, बीतते बीतते मध्य काल का समय आ गया। तो मध्यकाल के समय में 1000 वर्ष तक लगभग ही पटना खंडहर रहा। क्या रहा? खंडहर, मतलब पूरा टूटा फूटा, पूरा हाल खराब हो गया था पटना नगर का। इसका संकेत हमें मिलता है अनेक संस्कृत ग्रंथों में, जैसे में मुद्रा राक्षस। अब नाम से ही स्पष्ट है कि मुद्रा राक्षस से हमें जानकारी मिलती है कि पटना मध्यकाल में खंडहर था। अब जहाँ पे राक्षस की बात आएगी वहां पे तो खराब, मतलब कहते हैं अच्छा को भी खराब बना देगा, मतलब खंडहर रहा। कब? मध्यकाल में। कौन? पटना नगर। ये कहाँ से मिलती है जानकारी? मुद्रा राक्षस से मिलती है। अब बात आती है, समय बीतता गया। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धारो जाता। अब धीरे धीरे क्या हुआ? मुगल वंश का शासनकाल आ गया। इस समय में यह नगर में क्या हुए? बहुत अधिक सुधार हुए, और बहुत क्या किया? काफी विकास हुआ और सुधार हुआ इस नगर का, ठीक ना। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता, और अंग्रेज के शासन काल में इस नगर का विकास और तेजी से होने लगा, ठीक है ना। मध्यकाल के बाद अंग्रेज शासन का समय भी आ गया था। अब आगे है कि कह रहा है कि नगर मिदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धम गात, यानी नगर के बीचों बीच नगर की रक्षा करने वाली देवी पटन देवी प्रसिद्ध थी। यानी मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो अब कह रहा है कि पटना जो नाम हुआ, वो पटना नाम कब पड़ा? मध्यकाल में ही पड़ा। यानी मध्यकाल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया, और यह शब्द पतन शब्द से बना है। पतन मतलब होता है बंदरगाह, पतन में होता है बंदरगाह, क्योंकि गंगा नदी में पहले बंदरगाह थे पटना में, जिससे सामान जहाज भी आते थे, सामान लेके जाते थे और लेके आते थे, फिर व्यापार भी होता था वहां से, बंदरगाह से। अब बात आती है कि अब इस नगर की पालना, यानी पालन करने वाली और अच्छा करने वाली पटन देवी आज भी क्या होती है? पूजी जाती है। मतलब नगरस्य पालिका देवी पटन देवी थी अद्यापि पूज्यते, यानी अभी भी क्या है? उनकी पूजा होती है पटन देवी की। तो क्वेश्चन होगा कि पटना, पाटलिपुत्र का नाम पटना कब पड़ा? मध्यकाल में ही। कब पड़ा? मध्यकाल में ही, ठीक है ना। अब आगे बात आती है, पटना नगर की पालिका कौन देवी? पटन देवी। अब कह रहा है कि संप्रति पाटलिपुत्रम, पटना नाम नगर अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी चाहते, यानी पटना जो नगर है वो बिहार की राजधानी, यानी पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर बहुत ही विशाल बिहार राज्य की राजधानी है, ठीक ना। अनुदिनम आए दिने नगरस्य विस्तार भवति, यानी आए दिन अभी के समय में इस नगर का क्या हो रहा है? धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। आगे कह रहा है कि अस्यो उत्तर श्याम दिशि गंगा नदी पर्वती, इस नगर के उत्तर दिशा में अस्यो उत्तर श्याम दिशि गंगा नदी पर्वती, यानी कह रहा है कि इस नगर के उत्तर दिशा में, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है।
मतलब गंगा नदी के दक्षिण दिशा में पटना है, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन है कि गंगा नदी जो है वो पटना के उत्तर में है, इधर है उत्तर में है, और वही क्वेश्चन पूछ देगा कि गंगा नदी के किस दिशा में पटना है, हो जाएगा दक्षिण में। तो गंगा नदी पटना के किस दिशा में बहती है, उत्तर दिशा में, और गंगा नदी के किस दिशा में पटना है, तो दक्षिण दिशा में पटना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यानी इस नगर के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेल यान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते, यानी कह रहा है इसके ऊपर, इसी नदी के ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल जो गांधी सेतु के नाम से प्रसिद्ध है बना हुआ है, और रेल पुल का निर्माण हो रहा है, और इस नदी पे और सारे पुल बनाए जा रहे हैं, ठीक ना। इससे पिछले वाला कंफ्यूजन क्वेश्चन था कि पटना नगर के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, उत्तर दिशा में। पटना के उत्तर में गंगा नदी, और गंगा नदी के दक्षिण में पटना नगर, समझ गए, पटना महानगर। अब आगे बात आती है, नगरेस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिका अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय सन्ति। अब कह रहा है कि इस नगर को और भी उत्कृष्ट बनाता है और भी लोगों को आकर्षित करता है पटना नगर में जो संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, जो गोल घर है पटना का, जो तारामंडल पटना का है, जो जैविक उद्यान है, और जो मौर्य काल के जो अवशेष बचे हुए हैं, और स्टेशन के बगल में जो महावीर मंदिर है, ये सब घूमने योग्य, दर्शन करने योग्य जगह लोगों को और अपनी ओर आकर्षित करती है और पटना को और उत्कृष्ट बनाती है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य, अब पटना का एक और नाम पटना नगर के लिए पटना नगर प्रसिद्ध है एक और चीज के लिए, जो कह रहा है कि प्राचीन पटना नगर है, मतलब पुराने समय में पटना नगर सिख संप्रदाय से पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। यानी कह रहा है प्राचीन पटना में, यानी पुराने पटना में, जो पहले के समय के जो पटना थे उसमें भी वही पटना जो अभी हम लोग जानते हैं पटना सिटी, जिसे हम पटना साहिब कहते हैं, वहां पे सिख संप्रदाय यानी सिख धर्म का भी पूजनीय स्थल है। और क्यों पूजनीय स्थल है? क्योंकि सिख धर्म के 10वें जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थान पटना के पटना साहिब जो अभी जगह है वहीं हुआ था। इसलिए पटना सिख संप्रदाय के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, तीर्थ स्थल भी है। तत्र देशस्य तीर्थयात्रीन दर्शनार्थ मायन्ति, यानी वहाँ क्या करते हैं, सभी देश के अलग अलग यात्री भी यहाँ दर्शन करने आते हैं। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि जो है वो दर्शनीय स्थल है। और प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा, जो 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, उनका जन्म स्थान है। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए आते हैं। तीर्थ यात्री क्या आते हैं? दर्शन के लिए आते हैं। कहाँ? पटना साहिब में। अब आगे कह रहा है, आगे आती है बात, एवं चला गया, हाँ इसके बाद हाँ, एव पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम्। इस प्रकार पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया हुआ है और संग्रहालय के समान दर्शनीय, मतलब पूरा पटना संग्रहालय के समान घूमने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, ऐसा पटना महानगर है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है और घूमने की दृष्टि से भी क्या है, ये नगर
बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका चैप्टर होता है समाप्त। अब हम चलते हैं इसके कुछ 2 अंक के प्रश्न पर, ठीक ना। 2 अंक के प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। अभी तुरंत बढ़े हैं। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल निम्नलिखित है: संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा। ये सब पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। अगला क्वेश्चन है पटना शब्द कैसे बना। पाटलिपुत्र शब्द जो है वो गुलाब फूलों के नाम का सहारा यानी आश्रय लेकर रखा गया है। ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। किसमें वर्णित है? पुतलिका रचना में वर्णित है। पाटलीग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। पाटलीग्राम नाम था बुद्ध के समय में, लेकिन समय बीतता गया तो पाटलिपुत्र हो गया नाम, और मध्यकाल में पटना हो गया। तो ये सभी ध्यान रखने की बात है। वो कह रहा है कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त है। तो पटना का नाम हम लोग पढ़ चुके हैं ना, पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पटना, ये सब। अगला क्वेश्चन आता है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। क्यों पूजनीय स्थल अवस्थित है? क्योंकि उनके धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, और यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है, गुरुद्वारा। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पूजा स्थल का नाम गुरुद्वारा होता है। 4 में है प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। तो प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम भी मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, अथवा दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो अभी पढ़ के आए थे कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यानी पृथ्वी पर जितने भी नगर है उन सभी नगरों में से सबसे श्रेष्ठ स्थान पटना का है। यहाँ विद्वान लोग बसते हैं, और विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय भी बना था। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। इसे सरस्वती का गृह कहा गया है। पटना को सरस्वती का गृह कहा गया है, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। तो मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इत सिंह और भी विदेशी आए थे, लेकिन ये सब प्रसिद्ध थे, मुख्य थे। आगे चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी, उत्कृष्ट थी, यह सुंदर नगर था, और अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हो गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि एक ही महोत्सव है, कौमुदी महोत्सव, जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और शरत काल में मनाते हैं। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते हैं। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है। राजशेखर कौन से काव्य रचना की है? काव्य मीमांसा का, कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ से पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि ने ख्याति पाई, मतलब प्रसिद्ध हो गए। 10 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। तो कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया कि दामोदर गुप्त नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र सरस्वती का गृह था, अर्थात यह शिक्षा का केंद्र था। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि यहाँ ख्याति पाई थी।
इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। अब अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र नाम के बारे में क्या कहा था, अथवा भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था, या एक और क्वेश्चन हो सकता है कि भगवान बुद्ध ने पटना नगर के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी। तो भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे और यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था, और उसी समय उन्होंने कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर बनेगा, परंतु यह नगर आग, जल और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो पाटलिपुत्र में शरत काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जो गुप्त वंश के शासनकाल में होता था। यह महोत्सव गुप्त वंश के काल में होता था। उस समय सभी लोग आनंद मग्न होते थे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, अथवा पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में करे, या पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डाले। इसमें तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण है। ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है, यानी पुराने जो भी स्थल थे सभी का निरूपण किया गया है, और सभी स्थल लोगों के मन को अपनी ओर आकर्षित करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। अशोक के समय यहाँ की रक्षा व्यवस्था और अधिक समृद्ध हो गई। यहाँ से बड़े बड़े कवि तथा विद्वान जैसे पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वरुचि, पतंजलि इत्यादि लोगों ने ख्याति पाई, और यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान, तारामंडल, मौर्यकालिक अवशेष इत्यादि दर्शन करने योग्य स्थल हैं। अब अगला आता है 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। तो वही जो 13 में किए हैं उसी को 14 में भी कर सकते हैं, ठीक ना। 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पढ़ लीजिएगा इसको, और लिखना है तो लिख भी सकते हैं। तो आपका 2 अंक वाले प्रश्न भी हो गए। तो हम लेते हैं आपसे विदा। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपका लेसन 2 भी आज कंप्लीट हो गया। इसको ध्यान से पढ़िएगा। ऑब्जेक्टिव भी अच्छा खासा इसे पूछ देता है, और जो ग्रंथ है ग्रंथ के कभी भी पूछ देते हैं, तो उसके नाम भी याद ढंग से रखिएगा, ठीक ना। चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा। आप लोग पढ़िए और मस्त रहिए। जय हिंद।